नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज, प्रशासन और उम्मीदवार दोनों जुटे प्रक्रिया में। गणतंत्र दिवस पर ओपी चौधरी होंगे मुख्य अतिथि, पुलिस ग्राउंड में होगा मुख्य समारोह। दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत, 3 घायल। ट्रक और कार में आमने सामने हुई टक्कर। कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, कामकाज में गति लाने दिए निर्देश। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। संभागायुक्त महादेव कावरे एवं कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी कर्मचारियों को एक मतदाता के रूप में सजगता एवं निष्पक्षता के साथ अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को अवकाश की वजह से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ का कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। कमिश्नर महादेव कावरे ने अपने कार्यालय में तथा कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला कार्यालय परिसर में सवेरे 11 बजे सभी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सभी ने यह शपथ ली कि लोकतंत्र में हम अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी भेदभाव अथवा प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि 25 जनवरी को कोनी स्थित कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सवेरे 10 बजे मतदाता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। इसी तरह जिले में सभी कार्यालयों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। इधर नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन नगर निगम चुनाव के लिए 2 पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 21 से सीमा घृतेश और मधुबाला टंडन ने नामांकन जमा किया है, जिसमें नाम निर्देशन पत्र 28 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे। वहीं पार्षद पद के चुनाव लड़ने के इच्छुक 40 लोगों ने निक्षेप राशि जमा कर निर्देशन पत्र इश्यू कराए हैं। महापौर पद के लिए 5 लोगों ने नामांकन आवेदन दिए हैं। इनमें रेवती यादव, राजकुमार निषाद, खगेश कुमार चंद्राकर, प्रमोद नायक, श्याम कुमार कश्यप के नाम शामिल हैं। वहीं शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने पार्षद और महापौर के नामांकन फॉर्म लिए और दावेदारी पेश की है। मैं वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हूँ, विमला पात्रे। किस पार्टी से दावेदारी कर रही हैं? मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ और कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी की महिला की महासचिव हूँ। क्या प्रमुखताएं रहेंगी, क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे? मैं रोड और नाली और बिजली, इतना समस्या है कि लोग पैदल चल पाना मुश्किल है। उस पर मैं पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को सुविधा होने के लिए, मैं कार्य करने के लिए, मैं सेवा में पूरे तन मन से मैं तत्पर हूं। तो काम करवाएंगे, जिसका राशन कार्ड नहीं भरा है उसका राशन कार्ड बनवाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी से। मैं वार्ड नंबर 33 का पूर्व में भी पार्षद था बीजेपी से, और इस बार भी मुझे हमारे माननीय पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी ने मुझे मौका दिया कि मैंने वार्ड में अच्छा कार्य किया, तो इसलिए मुझे पुनः टिकट दिया गया है और मैं इस बार फिर अच्छे से जीत कर आकर फिर वार्ड वालों को अच्छे से उनका कार्य करूंगा। क्या कुछ प्राथमिकताएं इस बार आपकी रहेंगी? क्या कुछ काम बच गए हैं वार्ड? 4 साल तो मेरे वार्ड में कांग्रेस की सरकार थी तो काम नहीं हो पाया। 1 साल में मेरे से जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाया मैंने कराया है, और इस 4 साल अब जो 4 साल बचा है शेष हमारे विधायक जी का, उसमें मैं इतना काम करा दूंगा कि वार्ड में कुछ काम ही नहीं रहेगा। मेरा लक्ष्य है कि वार्ड वाले कोई भी परेशान मत हो, और चाहे वार्ड के हों चाहे कहीं से भी कोई भी मेरे वार्ड में आएगा, मेरे से सहयोग मांगेगा, मैं पूरे शहर वासियों को सहयोग दूंगा एक पार्षद के नाते। 23 नंबर वार्ड से निर्दलीय दावेदारी कर रही हूँ। मेरा नाम सारंगा बड़गे है और मेरे मिस्टर ऋषिकेश बड़गे हैं, जिनका काम केबल का है। तो हम लोग का वैसे भी जनसंपर्क ज्यादा है। हमारे 23 नंबर वार्ड में हमारा केबल चलता है, तो और अभी जितने मतलब हम चाहते हैं क्या कुछ प्रमुखताएं रहेंगी वार्ड के विकास के लिए? हाँ, तो जो नाली का काम है, नाली भरी हुई रहती है, गंदा पानी रहता है, कहीं गड्ढा वड्ढा है, और जो पाइप लाइन आई है पीने का पानी, वो भी फूटा हुआ है, उसमें भी साफ पानी नहीं आता।
चौवन वार्ड से। क्या प्रमुखताएं रहेंगी इन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? हमारे मोहल्ले में जो कार्य नहीं हुआ है उसको हम करवाएंगे। रोड नाली और जो भी समस्या है उसको हम पूरे अच्छे से करेंगे। किस पार्टी से दावेदारी की मांग है? कांग्रेस पार्टी। मैं वार्ड नंबर 32 शहीद विनोद चौबे नगर उसके लिए आवेदन किया है मैंने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आवेदन ले रहा हूँ। बाकी जैसा अमर भैया का मार्गदर्शन होगा उस हिसाब से आगे सब मिलकर आगे चुनाव लड़ेंगे। अभी फॉर्म लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो मैं भी एक दावेदार हूँ, उस नाते मैं फॉर्म ले रहा हूँ, और बाकी जैसा अमर भैया का मार्गदर्शन होगा उस हिसाब से फिर हम सभी लोग काम करेंगे। वार्ड क्रमांक 32 जो कि शहीद विनोद चौबे नगर कहा जाता है, उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में भाई अमित तिवारी जी को इस बार मौका मिला है, और निश्चित तौर से उस वार्ड से हम अधिक से अधिक वोट से जीत के आएंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का उस वार्ड में कब्जा रहा है, और आज उस वार्ड में जो लोग रहते हैं, इसके पहले किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। जनता बहुत नाखुश है कांग्रेस शासनकाल से, और आज भारतीय जनता पार्टी के अमित तिवारी के ऊपर विश्वास जताई है पार्टी ने, और हमको पूरा विश्वास है कि हम वहां अधिक से अधिक वोट जीत करके आएंगे निश्चित तौर से। मैं वार्ड क्रमांक 9 यातायात नगर परिषद से दावेदारी कर रहा हूँ पार्षद पद के लिए, और विकास का मुद्दा लेकर मैं आया हूँ। जो कांग्रेस शासनकाल में पिछले जो काम बच गया है वो काम इस बार करवाना है, क्योंकि राज्य में और केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट है, तो काम बहुत तेजी से होगा। जनता का कैसे समर्थन मिल रहा है? जनता को पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय मैं अभी पार्षद पद में था, तो पार्षद पद में रहते हुए कांग्रेस शासन काल में मेरे द्वारा बहुत सारा कार्य कराया गया है, जिससे जनता खुश है। वार्ड नंबर 4 गोकुल नगर अनुसूचित जाति मुक्त है, वहाँ से मैं कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ, और विगत 20 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के आया हूँ, और पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास करके समय समय में संगठन का जवाबदारी दिया है। जैसे मैं पूर्व में 2009 से 11 तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तखतपुर का उपाध्यक्ष था, उसके बाद 2018 से 2021 तक बिलासपुर जिले से सचिव के पद पर, ग्रामीण के पद पर विराजमान था। मेरा पहला प्राथमिकता होगा जो कचरा वहाँ डंप हो रहा है, बगल में तक्षशिला स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, बच्चे परेशान हैं उसके दुर्गंध से, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रहा है। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगा पार्षद बनने के बाद वो जो कचरा है उसको जहां व्यवस्थित है, जैसे सेंद्री कछार में, वहां उसको ले जाया जाए, और जो अवैध प्लाटिंग हो रहा है उसको बंद करवाऊंगा। और जैसे वो ग्राम पंचायत था तो बहुत अच्छा था, शांति माहौल था गुरु अमेरिका। वार्ड बनने के बाद और उसके बाद वहाँ भाजपा का पार्षद होने के बाद वहाँ नशीली पदार्थों का बोलबाला है, असामाजिक तत्वों का वहाँ घुसपैठ हो गया है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी से ही टिकट मांगा हूँ। पार्टी देती है वार्ड क्रमांक 56 जो कि अनारक्षित सीट है, उस वार्ड से मैं चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा है। मैं एक वर्कर हूँ, काम ही मेरा मुद्दा है। वार्डों में जितने भी काम होते हैं मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए मैं 24 घंटे वहाँ उपलब्ध हूँ। इसके पूर्व भी मैंने किया है काम बिना पार्षद रहते हुए। यदि जनता या पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अच्छे से वहाँ सेवा करने के लिए। जनता का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? अब जनता देखिए, यदि काम को प्राथमिकता देगी तो भरपूर सहयोग मिलेगा काम को देखकर। पार्टी ने भी यदि काम को देख के ही देगा टिकट तो। और विकास की तुलना के लिए मैं नहीं बोलूँगा, वहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं कि 15 सालों में हमने क्या विकास किया, और 5 सालों में जो पार्षद था रवि साहब कितनी गंदगी मचा के रखा है। लोगों से बदतमीजी से बात करना, समय नहीं देना, लोगों उनके घर में जाते थे दरवाज़ा बंद कर लेना, घर में रहने से यानी दुनिया भर के जितने भी सकल कर्म कार्य हैं दुष्कर और जितने गलत काम उन्होंने किया है। और जनता को जितने पैर पड़ के जो बोला था जो व्यक्ति मरेंगे तो हाँ मैं उसके मृत्यु में 2000 अपने पॉकेट से दूंगा, वो भी नहीं दिया। नियमों के 11 शर्त उन्होंने लिखा था, जिनमें से एक भी शर्त उन्होंने पूरा नहीं निभाया, जनता को धोखा दिया है। और 5 साल धोखा की बात तो समय भी नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम के विशेष सचिव और मार्फेड के एमडी मनोज कुमार सोनी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राइस मिलर्स ने लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी।
कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उसे जमानत देने से इनकार किया है। दरअसल 26 जून 2014 से छत्तीसगढ़ सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम और मार्फेड के एमडी के रूप में भी अतिरिक्त प्रभार संभाला था। जुलाई 2023 में आईटी विभाग ने उनके निवास पर छापेमारी की थी, जिसमें 1,05,000 रुपए नगद, 3 सोने के सिक्के और 1,21,000 रुपए से अधिक के सोने के आभूषण जब्त किए गए थे। जांच के बाद ईओडब्ल्यू और ईडी ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए धारा 45(1) के विशेष प्रावधानों के आधार पर आरोपित को जमानत देना उचित नहीं है। इस प्रकार जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सिम्स हॉस्पिटल प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए अटेंडर पास की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें अस्पताल में अनावश्यक लोग की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य वार्डों में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इस व्यवस्था की शुरू होने की वजह से अब अस्पताल में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। बताया जा रहा है कि सिम्स में भर्ती मरीजों के टेंडर को 2 पास दिया जा रहा है। एक के पास वह अपने पास रखेंगे, जबकि दूसरा पास मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों को दिया जा रहा है। वहीं मरीजों से मुलाकात करने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत परिजन दोपहर 3 से 5 बजे तक मरीजों से मुलाकात कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल पुलिस परेड मैदान में सवेरे संपन्न हुआ। सब कुछ ठीक उसी तरह व उसी क्रम से हुआ जैसे कि 26 जनवरी को इस स्थल पर होना है। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह की मौजूदगी और निर्देशन में रिहर्सल किया गया। कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप बेहतरीन आयोजन के लिए कलेक्टर ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए। जिला स्तरीय समारोह इसी पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। राज्य सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में सवेरे 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक विविध कार्यक्रम होंगे। रिहर्सल में अपर कलेक्टर आर्य कुरुवंशी मुख्य अतिथि की भूमिका में थे। स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर देशभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस बार 8 स्कूलों की टीमों को प्रस्तुति के लिए चयन किया गया है। आकर्षक मार्च पास्ट किया जाएगा। 13 टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट कर अनुशासन का परिचय दिया। समारोह में छत्तीसगढ़ के विकास की झलक दिखाती विभागीय झांकी भी लोगों को देखने को मिलेगी। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि द्वारा नक्सल हिंसा में शहीद के परिवारों से मुलाकात कर उनके प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करेंगे। मुख्य समारोह का संचालन हमेशा की तरह व्याख्याता द्वय सौरभ सक्सेना और मुकुल शर्मा करेंगे। अंतिम रिहर्सल को देखने बड़ी संख्या में शहर के नागरिक, छात्र छात्राएं, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का। मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बीती रात हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग पर भोजपुरी टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक और कार के बीच आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरी घटना शुक्रवार तड़के का बताया जा रहा है, जहां स्कोडा कार में सवार सरगांव निवासी देवेंद्र साहू, शेष नारायण कौशिक, गिरिराज ठाकुर और राजू निर्मलकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा में मौजूद ट्रक से तेज रफ्तार में जा भिड़ा, जिससे मौके पर ही देवेंद्र साहू की मौत हो गई। तो वहीं शेष नारायण कौशिक, गिरिराज ठाकुर और राजू निर्मलकर का इलाज बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही हिर्री पुलिस ने मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिल्हा भेजा गया। पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। ट्रक और कार की गति इतनी तेज थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर बिल्हा थाने में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किया गया। जैसे लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यातायात नियमों के महत्व पर चर्चा की गई। नागरिकों को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने को जीवन रक्षा का अहम हिस्सा बताया गया। रायपुर रोड में शकरभाटा के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। कार रोककर कार मालिक और उसके साथी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपको बता दें, बिला क्षेत्र के ग्राम कया में रहने वाले राजेंद्र शर्मा किसी काम से बिलासपुर आए थे। देर शाम में अपने साथी के साथ गांव लौट रहे थे। रायपुर रोड के पास गुरु नानक ढाबा के आगे उनकी कार से अचानक धुआं निकलने लगा। वह गाड़ी रोककर कार से उतरे। इसी बीच आग तेजी से भड़कने लगा। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक पूरी तरह से आग की चपेट में कार आ चुकी थी। जब तक आग पर काबू पाया जाता कार पूरी तरह जल चुकी थी। अच्छी बात यह रही कि इसमें सवार दोनों नीचे उतर गए थे और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सिम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत डायलिसिस करने वाले मरीज के लिए 1 यूनिट स्थापित किया जा रहा है। 10 बेड वाले इस यूनिट की शुरुआत आगामी 1 महीने में कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसका संचालन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा, जहां हर दिन 20 से 25 मरीजों तक का निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा यहां दी जाएगी। इस नई सुविधा के लिए बेड और मशीनों का ऑर्डर अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिया जा चुका है, जिन्हें आने में लगभग 15 दिन का समय लगने की बात कही जा रही है। 1 यूनिट के शुरू होने के बाद उन मरीजों को विशेष लाभ होगा जो महंगे इलाज के कारण निजी अस्पतालों में डायलिसिस नहीं करा पाते थे। निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्चा 3000 से 3500 रुपए तक है, जबकि सिम्स में यह व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क दी जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर की मजबूती के लिए गत 1 वर्ष में डीएमएफ सहित अन्य मद से 30 करोड़ के लगभग कार्य मंजूर किए गए हैं, लेकिन इन कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमा है। मरीजों और जनहित के कामों में ढिलाई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्य एजेंसी को तेज गति से काम करने की चेतावनी दी है। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी उपस्थित थे। कलेक्टर अवनीश शरण ने अपने कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की कार्य एजेंसी अफसरों, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और निर्माण एजेंसियों की बैठक ली। उन्होंने डीएमएफ के तहत स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों की सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में नलकूप खनन और पेयजल आपूर्ति के विषय में पीएचई के जिम्मेदार अधिकारी से जानकारी ली। इस पर जवाब न मिलने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल और सिम्स के लिए स्वीकृत कार्यों की जानकारी ली और अधूरे कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अनुमोदित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने अफसरों की लापरवाही और लेट लतीफे पर कड़ी आपत्ति जताई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल के विषय में क्रीड़ा प्रभारी से जानकारी ली। डीएमएफ के तहत 15 स्वास्थ्य केंद्रों में सौर संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 10 केंद्रों में सोलर पैनल की स्थापना की जा चुकी है, जिस पर कलेक्टर ने संतोष जाहिर किया। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह जिम्मेदारी से करे।
बिलासपुर में लगातार तापमान में वृद्धि का दौर जारी है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री से अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से रात में ठंड कम महसूस हुई। रात में न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने पर ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया है, जिससे रात में ठंड लौटने की संभावना है। 24 जनवरी से उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आगमन प्रारंभ होने संभावना है। इसकी वजह से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। बिलासपुर सहित प्रदेश के उत्तर और मध्य में 26 जनवरी तक और बस्तर संभाग के जिलों में 27 जनवरी तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।